देखो भाई, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 का मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सही है भाई। और वैसे तो इस चैप्टर में वो है जो आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली बात ये होगी, तुम लोगों ने हर एक पॉइंट इसमें नोट करना है। अगर ई कैट की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हो ना, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, तो मैं समझता हूँ तैयारी तुम लोग की हो जाएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस पढ़े, उसके सारे लॉस इसमें दोबारा कवर अप जरूर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर की बात क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आपको ये बात पता है कि भाई सॉलिड लिक्विड, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़े, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। गैसेस की अगर बात करें तो गैस के अंदर क्या खास बात है कि गैस में क्या क्या नहीं होता, क्या होता है, गैस की खास बात क्या है, सॉलिड की खास बात है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं करीब 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 होते हैं, बाहर हो। ठीक है, एक तो बात ये कि मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इसके अलावा लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है जो हम अक्सर याद करते हैं, नो शेप और नो वॉल्यूम, ऐसा ही है। तो ये तो एक सेंटेंस है जो आपको गैस के बारे में पता होता है, नो शेप नो वॉल्यूम, मतलब से कोई शेप नहीं है, से कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं इसको एक छोटे बॉक्स में रखता हूँ तब वो इस बॉक्स में हर जगह घेर लेगा, सही है। इस बॉक्स से मैं निकाल कर एक सर्कुलर शेप में रखता हूँ, वो सर्कुलर शेप की जगह घेर लेगा, ऐसा ही है। तो इसका मतलब इसका नो शेप है और नो वॉल्यूम है, अगर हम गैस की बात करें, सही है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब आपने गैसेस को पढ़ना है मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो गैस को हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये बात तो आपको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, और एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो उस लेवल पे जाके अगर आप गैस को पढ़ते हो ना, तो वो चैप्टर में सारी चीजें हम पढ़ोगे, ठीक है ना। मतलब कि पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपने पढ़ना है। सबसे पहली बात इसमें ये होती है, जो मेन पॉइंट अक्सर है कि इनके अंदर आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स में। अगर एक रूम है और इस रूम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो ये आपस में अपने ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। हाँ, अगर ये टकरा गए तो ये दो जाएंगे, वरना ये अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं करते। इसके अलावा इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता। अगर आप कोई भी, अगर हम गैस की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो गैस का नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि सिलेंडर का कंसिडर किया जाता है, सही है भाई। उसका रीजन ये है कि मैं सिलेंडर में जितनी गैस भरूंगा और गैस अगर ये पूरे सिलेंडर में जगह कर लेती है, तो गैस का वॉल्यूम नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि सिलेंडर का वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम होता है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले चैप्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम आगे बढ़े तो एक एग्जांपल दी हुई है पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न इज द फन वे टू लर्न अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द फेज चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। आप क्या करते हो, अगर हमें पॉपकॉर्न बनाना है तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑयल डालता हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या करता हूँ, पॉपकॉर्न डाल के उसके ऊपर एक कैप या ढकना हम ऊपर रखते हैं। उसकी वजह क्या होती है, सबसे पहले जैसा पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और जो आपका कर्नल पॉप है वो क्या होता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब हुआ क्या, वहां पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हुए, गैस में। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। और गैस का मतलब वही बात है, इसमें स्टीम का वर्ड यूज हो रहा है, तो स्टीम इज ऑल अबाउट अ गैस। उसको आप गैस बोलो स्टीम बोलो, एक ही बात है। तो स्टीम की वजह से क्या होता है, जब उसके ऊपर हीट बढ़ना स्टार्ट होती है तो कर्नल पॉप जो है वो क्या करता है, एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक रफली इन्होंने एग्जाम्पल दे दी, वरना इतनी कोई काम की एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक जो सबसे मेन हेडिंग है वो टेम्परेचर है। वैसे इससे पहले तुम लोग की बुक में थी हीट, तो हम हीट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हीट की, क्योंकि हीट है तो फिर टेम्परेचर की बात अगर होती है, सही है ना। अब हीट किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सही है ना। अगर गैसेस की बात कर रहे हैं, उसकी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे हीट भी पता होना चाहिए। तो हीट कहते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट।
ठीक है भाई। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। अगर मेरे पास दो बॉक्स रखे हुए हैं, एक मेरे पास आइस बॉक्स है और एक सिंपल बॉक्स है। एक क्या है, आइस बॉक्स है, और एक बॉक्स है जिसमें कोई हॉट मटेरियल लगा हुआ है मैंने। तो हीट हमेशा यहां से यहां पे ट्रांसफर होती है। अब बात ये कब तक ट्रांसफर होती रहेगी। अगर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई हीट मौजूद है, इसमें भी कोई ना कोई हीट मौजूद है। इसमें लेट सपोज 80 जूल हीट मौजूद है। 80 जूल, 80 क्या अमाउंट है और जे क्या है इसका यूनिट है, इतने अमाउंट की एनर्जी मौजूद है। इसमें एनर्जी है 10 जूल। अब सवाल ये कि कब तक ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक ये दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए। अब जाहिर है ये 80 जूल अगर इसको हीट दिया जा रहा है तो ये 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा, एक स्टेज आएगी ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40। अब यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हीट हमेशा जब भी ट्रांसफर होती है जब कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद हो। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन दूसरे वाले पीडीएफ में लिखी हुई है, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उस वाले पीडीएफ के अंदर जो टेम्परेचर है उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है और आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर जो है वो कुछ और है। तो टेम्परेचर दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई है। पहले लिखा हुआ है टेम्परेचर, हीट समझ आ गया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर किसे कहते हैं, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो अपना फीवर अगर चेक करवाते हैं तो हमारा फॉर्म पता चलता है भाई कि किसी को 100 बुखार है, 80 या 70 जितना भी आपका टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, तो वो उसका अमाउंट बताता है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर को द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। सही है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर कोई चीज गर्म है तो कितनी गर्म है, ठंडी है तो कितनी ठंडी है। जितनी ज्यादा गर्म होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा, जितनी ठंडी होगी टेम्परेचर उतना। तो उस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर बढ़ता है और कम किस तरह से होता है, फॉर्म ऑफ हीट की वजह से। बात समझ आ गई। अगर मैं हीट की बात करूं तो यहाँ पर हीट का जो यूनिट है वो कहलाता है जूल। इसके अलावा अर्थ भी होता है, सही है। तो ये एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं हीट के फॉर्मूले की बात करूं तो हीट का फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी। इसमें डेल क्यू हीट कहलाती है, इसमें एम मास कहलाता है, इसमें सी स्पेसिफिक हीट कहलाती है और डेल टी कहलाता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है भाई। हाँ, अगर यहाँ पे हम बात करें पेपर से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको गैसेस के बारे में एमसीक्यूज के रिलेटेड सवाल सर है। यहाँ पर हीट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वैसे पेपर में नहीं आती है। पेपर के अंदर ये ऐसा सवाल नहीं आएगा कि डिफाइन हीट कर दो, डिफाइन टेम्परेचर। मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि पेपर वो उतना आसान नहीं आता, डेरिवेशन आती है। इस चैप्टर में डेरिवेशन आएगी, प्रेशर इक्वेशन जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, सबसे बड़ी भी वही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। तो वो याद कर लोगे, समझ लो पेपर उसमें से निकलेगा। ये सब चीज़ें हमारी ई कैट के लिए और एमसीक्यूज के लिए हैं। तो हीट के बारे में बताना चाहिए, हीट क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसका यूनिट क्या है, इसके अलावा किस तरह ये ट्रांसफर करता है, इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है, डेल क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी। डेल क्यू तो इसमें हीट है और एम मास है, सी स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट ना हर किसी मटेरियल की अलग अलग है। अगर पेपर में एमसीक्यूज जो बहुत आती है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, 4200 होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड ना एक रीजन आता है। रीजन ये आता है कि भाई अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है तो ये किस तरह हमारे लिए काम कर रहा है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि कोई भी मटेरियल जो है ना कितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम बात करें 4200 की तो सबसे ज्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। 5 मिनट बोले लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है, इसकी है वाटर की।
अब इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें गर्मी सबसे ज़्यादा अगर हमारे मुल्क में पड़ जाए तो फिर भी इतनी गर्मी नहीं होती कि हम लोग सूरज की रोशनी या गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है, तब भी सर्दी इतनी नहीं होती, हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो उसका रीज़न ये सबसे ज़्यादा पानी होने की वजह क्या है कि सूरज का इतना टेम्परेचर आपकी दुनिया में पड़ रहा है, तो पानी सारा का सारा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जितना ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी होता है उतनी हीट आपके पास आती है सूरज की तरफ से। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने 75% दुनिया में पानी रखा है, 25% ज़मीन है। अगर पानी 75% नहीं होता तो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, पानी। कहीं आग लगे, पानी फेंको, ठीक है ना, कोई जल रहा है तो उसके ऊपर ही पानी सबसे पहले आप डाल दो तो सही हो जाता है मामला, ठीक है ना। तो पानी सबसे ज़्यादा हीट को क्या करता है, कवर करता है। तो अगर हम बात करें इसमें स्पेसिफिक हीट की सबसे ज़्यादा पानी की, क्यों, इसके रीज़न ही यही है कि अगर सूरज की रोशनी या हीट, इतनी एनर्जी हमें पड़ रही है ज़मीन पर, तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, तभी 75% पानी मौजूद है। इसी तरह सर्दियों में भी ये काम करता है और गर्मी में भी ये काम करता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो आपको पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर यूनिट की बात करूं तो टेम्परेचर के 3 यूनिट हैं, एक है केल्विन और एक है सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट। सही है भाई, 3 है। तो ये तीनों यूनिट आपको पता होने चाहिए। इन तीनों यूनिट के अंदर केल्विन की वैल्यू के होती है, सेल्सियस की सी होती है और फ़ारेनहाइट की कैपिटल एफ होती है। इसके अलावा पेपर में अगर आएगा तो क्या पता न्यूमेरिकल आ जाए चेंजिंग वाला। तो चेंजिंग के लिए अगर मेरे पास टेम्परेचर सेल्सियस में है और मुझे केल्विन में करना है, तो सेल्सियस के टेम्परेचर को मैं क्या करूंगा, प्लस का 273 कर दूंगा, आंसर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस का 32/9। ये फॉर्मूला है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में कन्वर्जन करके देता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आप बोलो भाई अगर मुझे फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो आप नहीं जा सकते, पहले आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाओगे, फिर सेल्सियस से केल्विन में जाओगे। इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन है। यहाँ तो कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लो उससे, मैं देखूँ कौन है पेरेंट। सही है भाई, हाँ। अब सुनो भाई, यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखो इस डेफिनेशन में क्या बात कह रहे हैं और उस डेफिनेशन में क्या बात कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं गर्म होगा कितना गर्म होगा, ठंडा होगा कितना ठंडा होगा, उसको टेम्परेचर कहते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी सही है। इसमें कह रहे हैं टेम्परेचर इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें गैस के मॉलिक्यूल्स की, ये टेम्परेचर ज़्यादा उससे रिलेटेड कर रहे हैं। अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई ना कोई एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है ना। अगर वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ भागते हैं, अगर कम है तो वो स्लो स्लो भागेंगे, ऐसे ही है ना। तो उस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात है तो उसमें v का मतलब उसमें स्पीड की बात भी है, ऐसा ही है ना। तो एवरेज ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जो लीनियर डायरेक्शन कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी होगी आपने 9 की फिजिक्स में, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी का अंदर है मॉलिक्यूल सीधे सीधा चलेगा, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा नहीं होता। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में काम आती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। अगर वो ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल तेज भागेगा, अगर वो कम होगा तो मॉलिक्यूल स्लो भागेगा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, उसका नाम है क्या लिखा हुआ है, थर्मल इक्विलिब्रियम। एक और वर्ड लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ में, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब क्या है, तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दे दी, थर्मामीटर की। सही है, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर थर्मामीटर को आप अपनी बॉडी के साथ अटैच करो और आपको फीवर है तो क्या होगा, आपकी बॉडी से टेम्परेचर थर्मामीटर में क्या करेगा, ट्रांसफर जाएगा, और हीट क्या होगी, स्टार्ट हो गई फ्लो करना, कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। थर्मामीटर के अंदर कोई हीट मौजूद नहीं है, जाहिर है आपको फीवर है, आप में हीट है, तो क्या होगा, आपके हीट ट्रांसफर हुई थी थर्मामीटर के अंदर। वो कब तक ट्रांसफर होती रहेगी,
जब तक थर्मामीटर का और आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। जिस स्टेज पर टेम्परेचर ने बोला, थर्मामीटर ने बोला भाई 104 है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, तो इसका मतलब उस स्टेज का नाम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। वहां पर दोनों स्टेट्स का टेम्परेचर आपस में बराबर हो गया। ठीक है भाई। और यहाँ पर उसके बाद कुछ स्केल्स हैं, स्केल्स के अंदर सिंपल आपको पता चलेगा भाई केल्विन में कितने स्केलिंग मौजूद है, सेल्सियस में कितनी स्केलिंग मौजूद है, फ़ारेनहाइट में कितनी स्केलिंग मौजूद है। ठीक है। और उसके बाद दो फॉर्मूले हैं उसके, एक है टी एफ इक्वल क्या कहते हैं, टी के इक्वल टू टी सी प्लस के 273, और एक है टी सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है। कोई मसला है तो पूछ लो भाई। यहाँ पर 3 स्केल है, मैंने तीनों स्केल के नाम मेंशन करवा दिए। और हाँ एमसीक्यू आई भी हैं, आती हैं, तो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद हो गए तो आप चेंज आराम से कर सकते हो। मैंने ये बात समझा दी कि केल्विन से सेल्सियस में जाना बहुत आसान है, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना थोड़ा सा फॉर्मूला मुश्किल है, वरना इतना वो नहीं है। और आप फ़ारेनहाइट से केल्विन में नहीं जा सकते, पहले आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? और कोई सवाल है तो पूछ लो। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आ गया, उसमें लिखा हुआ है 15.1 के अंदर द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.88, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है भाई। तो मुझे चीज़ें बता दो, मैं न्यूमेरिकल वाला करवा देता हूँ। क्या है भाई बता रहा? सबसे पहले 15.1 है। हाँ भाई, सवाल में क्या लिखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गिवन, क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है, शायद सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है 36.88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये आपको सेल्सियस में दे दिया। अब आप गिवन के बाद क्या लिखते हो, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, जो मुझे चीज निकालनी है। मुझे क्या निकालना है, सवाल के अंदर फ़ारेनहाइट में निकालना है, ऐसा ही है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला एक ही है इसका, टी सी अपॉन 5 इज इक्वल टू टी एफ माइनस का 32 अपॉन 9। सही है भाई। अब ये एडिंग डालोगे आप सॉल्यूशन की। सबसे पहले सॉल्यूशन की एडिंग डालने के बाद आपने वो फॉर्मूला मेंशन करना है जिससे आप आंसर निकालोगे। अगर मैं इस फॉर्मूले को अरेंज करूँ, मुझे टी एफ निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो 9 को वहां से मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहाँ हो जाएगा 9 टी सी, और नीचे क्या मौजूद है 5, ये माइनस का 32 है, वहां जाके प्लस का 32, ये इक्वल टू कितना हो गया टी एफ। अब यहाँ पे 9 लिखोगे, टी सी बराबर है 36.88 के, यहाँ पर आ गया प्लस का 32, सिर्फ इसके नीचे 5 मौजूद है। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 5 से डिवाइड कराओ, फिर 32 में प्लस कर लो, आंसर कितना आएगा 98.4। कोई मसला है तो पूछ लो। ये 15.1 है। क्लियर है भाई? 98.4 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ गया। सही है। उसके बाद अब तैयारी के लिए नीचे लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, या आप कर लो 0 डिग्री, 20 डिग्री, 120 है, इसमें से एक दो कर लो। उसके नीचे भी लिखे हुए सवाल, इसमें केल्विन सेल्सियस जा रहा है, तो वो भी आप तकरीबन 20 से 100 तक कर लो, तो वो बहुत है। क्लियर है भाई? बोलो सही है? तो मसला है तो पूछ लो। हाँ आगे बढ़ जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिपल पॉइंट। वैसे तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और ये पेपर में ऐसे नहीं आएगी। मैंने बताया पेपर में हमेशा वो चीज़ आएगी जो थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप होगी, तो उसमें से पेपर आएगा। ट्रिपल पॉइंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक ही स्टेट में होते हैं। अगर मैं आपको 2 स्टेट की एग्जांपल दूं, तो आपने बर्फ के अंदर पानी देखा है कभी? बर्फ के अंदर पानी, वो सॉलिड और लिक्विड का एक फेज होता है बीच में, आप उसको हाथ मारो तो वो बिल्कुल पानी पानी ऐसा भी हो जाता है, तो वो फेज भी आपका ट्रिपल पॉइंट के अंदर आता है। सही है। तो वो एक एग्जाम्पल दिए बस। ठीक है भाई। अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है द वेपर, लिक्विड, सॉलिड स्टेट्स ऑफ वाटर कैन कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली एट अ स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर।
वेपर का मतलब क्या है? गैस, लिक्विड पानी, सॉलिड, सही है ना? तीन चीजें ये हो गई। ये कह रहे हैं स्टेट्स ऑफ वाटर कैन को एग्जिस्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर मैं वेपर की बात करूं, लिक्विड की बात करूं या सॉलिड की बात करूं, पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए। पानी डेढ़ से बहुत आप बर्फ बना लो, पानी लिक्विड में ही है, या पानी को आप भाप बना लो। ये तीनों चीजें क्या है? वाटर की चीजें हैं। ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करें थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हमने अभी पढ़ा कि जहां पर क्या होगा, तीनों टेम्परेचर आपस में बराबर होंगे, तीनों की एनर्जी आपस में क्या होगी? सेम होगी। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर ऑल थ्री फेजेस आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जिसमें तमाम फेजेस क्या होते हैं? तमाम फेजेस क्या है भाई? ऑल थ्री फेजेस आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मो का मतलब क्या है? हीट है। डायनामिक का मतलब है या मोशन, ठीक है। और यहाँ क्या है? इक्विलिब्रियम, मतलब जो तीनों फेज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दिस मीन्स दैट ऑल द ट्रिपल पॉइंट, आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी फेज चेंजिंग टू अनदर। ठीक है ना? मतलब उस पॉइंट के ऊपर तीनों फेज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों का टेम्परेचर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना इसमें ऐसे कोई खास बात है नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ देख लो। कोई ग्राफ में मसला है तो वो मुझसे पूछ लो। ग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर अलोंग वाई एक्सेस और अलोंग एक्स एक्सेस टेम्परेचर है, नहीं टेम्परेचर होगा, सही है। और ये इस तरह बना हुआ है, एक पॉइंट ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ऊपर है। तो ये सॉलिड है और ये वाला लिक्विड है और ये वाला वेपर है, सही है। सही है। These conditions are used to define the Kelvin temperature scale, where the temperature at a triple point of water is precisely 273 Kelvin. ठीक है ना? And is used to calibrate thermometer. कह रहा अगर ये कंडीशन की हम बात करें तो ये केल्विन टेम्परेचर के स्केल को बताती है, ठीक है ना? जहाँ पर ये तीनों चीजें इक्वल कहलाती हैं, सही है। कोई सवाल है तो पूछ लो, बोलो भाई। हाँ, ये पॉइंट वो है आपका ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है? कोई और सवाल है तो पूछो।